चैप्टर 7 यह सहायक नियम 515 से 532 तक विस्तृत है। लोक ऋण पब्लिक डेप्ट यह सहायक नियम 515 से 532 तक विस्तृत है। इसके बारे में पढ़ेंगे। यह अध्याय जो है अनुभाग सेक्शन 1 से लेकर के अनुभाग सेक्शन 3 तक विस्तृत है। अब इसमें अनुभाग सेक्शन 1 देखते हैं। स्थायी एवं अस्थायी कर्जे परमानेंट एंड टेम्पररी लोन्स यह सहायक नियम 515 से 516 तक विस्तृत है। इसमें जो निहित नियम निर्देश है उसमें क्या है, समय समय पर जारी शासन के अधिसूचना के आधार पर भुगतान देय होगा। जो भुगतान है वह किस आधार पर देय होगा, शासन द्वारा जो अधिसूचना जारी होता है समय समय पर, उस आधार पर जो है स्थायी और अस्थायी जो कर्जे होते हैं उसका भुगतान उन्हीं के नियम के अनुसार होगा, ये बताया गया है। फिर अनुभाग सेक्शन 2 इसमें क्या है बताया गया है, अल्पकालीन ऋण फ्लोटिंग डेप्ट यह सहायक नियम 517 से 521 तक विस्तृत है। इसमें कौन सी नियम निर्देश बताया गया है कि ऐसे देयकों की बिक्री एवं भार मुक्तता के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली नियम निर्देश शासित होगी जैसे कि शासन द्वारा बैंक को दिए गए हैं। अर्थात देयकों की बिक्री एवं भार मुक्तता के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली नियम निर्देश शासित होगी जैसे कि शासन द्वारा बैंक को दिए गए। शासन ने जो बैंक को नियम निर्देश दिए हैं उसी के अनुसार जो है बैंक उस नियम निर्देश को फॉलो करेगी, ये बताया गया है। अर्थोपाय उधार वे एंड मेंस एडवांस इसमें जो बातें निहित है देखते हैं। जब शासन द्वारा बैंक से उधार लिया जाना हो तो एक आवेदन पत्र के साथ राज्यपाल द्वारा अभियाचना वचन पत्र प्रस्तुत करेगा तथा उस राशि व लगे ब्याज की सूचना शासन द्वारा महालेखाकार को सूचित किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि शासन को जब राशि की आवश्यकता होती है तो बैंक से उधार लेता है, तो उधार लेने के लिए क्या देना होता है, राज्यपाल को एक अभियाचना वचन पत्र देना होता है। उसके आधार पर क्या करेगा बैंक जो है शासन को उधार देगा, तो उस उधार के साथ क्या होता है, उस राशि के साथ ब्याज की सूचना, उस राशि और ब्याज की सूचना किसको देगा, शासन महालेखाकार को जो है सूचित करेगा। इसके बारे में बताया गया है इसमें इस अनुभाग में। फिर देखते हैं अनुभाग 3 इसमें क्या है, अन्य दायित्व भविष्य एवं अन्य निधियां अंशदान की वसूली इत्यादि इसके बारे में बताया गया है। यह सहायक नियम 522 से 530 तक विस्तृत है। इसमें देखते हैं कटौती भविष्य निधि में अंशदान शासकीय सेवक से प्राप्त की जाती है, जिसकी वसूली शासकीय सेवक के वेतन देयकों से कटौती की जाती है। अब देखिए वेतन के साथ कटने वाला जो राशि है वह किसमें होता है, कटौती भविष्य निधि में अंशदान के रूप में कटौती की जाती है, जिसको क्या किया जाता है कि बाद में जब शासकीय सेवक रिटायर या मृत्यु होता है तो उस राशि को ब्याज समेत जो है वापस कर दिया जाता है, बताया गया है कटौती के बारे में। फिर भविष्य निधि का प्रत्याहरण निकालना। अब देखिए CGTC 63 पर राजपत्रित शासकीय सेवक द्वारा आहरित की जा सकती है। किसमें आहरित की जा सकती है, प्रपत्र है CGTC 63, इसमें जो है राशि को निकाला जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। अब इस प्रकार से हमने देखा अध्याय 7 में लोक ऋण के बारे में कि कौन कौन से ऋण होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। अध्याय चैप्टर 8 यह सहायक नियम 533 से 615 तक विस्तृत है। इसमें निक्षेप डिपॉजिट के बारे में बताया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत लेखा प्रशिक्षण की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में चले देखते हैं। प्रश्न 13, निक्षेप जमा राशियां कितने प्रकार की होती है। कोषालय में राजस्व निक्षेप रेवेन्यू डिपॉजिट्स का लेखा किस प्रकार संधारित किया जाता है। उत्तर है लोक लेखा में राशि जमा करने के लिए कोषालय में जो खाता संचालित है वह निम्नलिखित है। कौन कौन से खाता है देखते हैं। राजस्व निक्षेप जमा रेवेन्यू डिपॉजिट्स ये किस में है, सहायक नियम SR 544 में है 544। इसके अंतर्गत क्या बताता है देखते हैं। राजस्व निक्षेप शासन के पास जमाकर्ता की अमानत है, जैसे कि हमने टिप्पणी में पढ़ चुके हैं। क्या है, राजस्व जो जमा है वे जमाकर्ता जो जमा किया है उसकी क्या है, अमानत राशि इसमें जो है जमा होती है। और इसमें क्या पढ़े थे हम कि 3 वर्ष बाद यदि वापिस नहीं हुआ तो शासन के पक्ष में व्यवगत राजसात मान लिया जाता है। क्या होता है कि 3 साल बाद यदि कोई जिसके पक्ष में यदि
किसी ने जमा किया राशि को और उसने पैसे को लेने के लिए नहीं आया, तो क्या हो जाता है, 3 साल बाद वह राशि शासन के पक्ष में जमा हो जाता है। तो इसकी सूचना पहले कहाँ भेजा जाता है कि 3 वर्ष के बाद वो राशि महालेखाकार को पहले लिखेंगे कि इस राशि को जमा किया जा रहा है इस प्रकार से। तो वह राशि को निकालने के लिए बाद में क्या करेगा, क्लेम करेगा। तो नियमानुसार जो है उसको विभागीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में उसको राशि को वापस किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जमा इसमें किस प्रकार से होता है। इसे लेखा प्रपत्र CGTC 64 में रखा जाता है। जमा करने के लिए कौन से प्रपत्र में रखा जाता है इसको, CGTC 64 में। फिर वापसी इसे प्रपत्र CGTC 66 पर प्राप्तकर्ता के पक्ष में कोषालय अधिकारी भुगतान करेगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति ने जब उसको 3 वर्ष के बाद यदि उस राशि जो है लेप्स हो गया शासन के पक्ष में, लोक लेखा में जमा हो गया, तो उस लोक लेखा में जमा राशि को वो जो व्यक्ति है जिसका राशि जमा है जिसके नाम से, तो वो उचित रूप से जो है आवेदन करेगा। तो विभाग क्या करेगा, उसका स्वीकृति लेकर के उसको वापसी के लिए कौन से प्रपत्र में, CGTC 66 पर प्राप्तकर्ता के पक्ष में कोषालय अधिकारी भुगतान कर देता है। क्लेम करने पर क्या कर देता है, कोषालय अधिकारी इसको भुगतान करेगा। इसके बारे में ये बताया गया है। फिर देखते हैं सहायक नियम SR 568। इसमें न्यायालय से संबंधित जो जमा होता है, सिविल और क्रिमिनल व्यवहार निक्षेप और दंडिक निक्षेप, इसमें देखेंगे कि क्या क्या बातें इसमें निहित है। विभागीय प्राप्तियों को विभागीय उपयोग व्यय में उपयोग किया जा सकता है, अर्थात कि जो विभाग को जो प्राप्त हुआ है, जो राशि प्राप्त हुआ है, उसको उपयोग और व्यय किया जा सकता है इसमें, इस नियम के अंतर्गत। देखिए, सिविल राजस्व आपराधिक प्रकरणों से समन्स की तामली हेतु प्राप्त राशियों को गवाहों की खुराक पर व्यय किया जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है अमानत राशि को वापस करने में व्यय किया जा सकता है। अब अमानत राशि जो है, अमानत राशि जिससे हम लेंगे, न्यायालय जिससे लेगी, तो उसको किस में व्यय किया जा सकता है कि उसको वापस करने में व्यय किया जा सकता है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, प्राप्तियों को प्रपत्र CGTC 64 में रखा जाएगा और भुगतान को प्रपत्र CGTC 65 में, प्राप्तियों को 64 में और भुगतान को 65 में रखा जाएगा। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। धन ऋण ज्ञापन है, इसको टिप्पणी में परीक्षा में पूछा जाता है, प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम, इसको टिप्पणी में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इसको जो है सहायक नियम 558, 610, 624 में विस्तृत है। क्या बताता है कि धन ऋण ज्ञापन क्या है, वह मासिक लेखा है जिसमें स्थानीय जमा, व्यक्तिगत जमा, मुद्रांक, कृषि ऋण प्रत्येक माह में कोषालय द्वारा लेन देन की स्थिति को CGTC 69 में तैयार कर महालेखाकार को भेजा जाता है। उसे धन ऋण ज्ञापन कहते हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या समझे इसमें कि यह एक मासिक लेखा है। वह मासिक लेखा में क्या होता है, लेन देन की स्थिति होती है। उस लेन देन की स्थिति को किस में भेजते हैं, कौन से प्रपत्र में, CGTC 69 में भेजते हैं। किसको भेजते हैं, महालेखाकार को भेजते हैं। तो यह मासिक लेखा जो है क्या है, मासिक लेखा ही धन ऋण ज्ञापन है, जिसमें धन लेन देन की स्थिति होती है, वही धन ऋण ज्ञापन है। इसको यदि टिप्पणी में पूछा जाए तो टिप्पणी में भी लिख सकते हैं, और यदि इस प्रश्न के अंतर्गत यदि हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इस नियम के अंतर्गत ही इसको बताया गया है 558 व 610 में। फिर देखते हैं कि जो तीसरा प्रकार का जो निक्षेप राशि है वही कौन सा है, व्यक्तिगत निक्षेप, पर्सनल डिपॉजिट। यह क्या होता है, महालेखाकार के परामर्श पर विशेष आदेशों के अधीन खोला जाता है। इसको जो है किसके परामर्श पर, महालेखाकार के परामर्श पर और विशेष आदेश के अधीन जो है इस खाता है, इसको खोला जाता है। वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक है। अब देखिए, व्यक्तिगत जो खाता है, पर्सनल जो डिपॉजिट है, उसको वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना उस खाते को नहीं खोल सकते हैं। ये बताया गया इसमें नियम कौन सा है, 584। अब इसमें हमने क्या सीखा, निक्षेप राशियां कितने प्रकार की होती हैं। निक्षेप राशियां
तीन प्रकार से हैं, राजस्व निक्षेप और न्यायालय निक्षेप में जो होता है व्यवहार निक्षेप और दंडिक निक्षेप ये है, और फिर होता है व्यक्तिगत निक्षेप। अध्याय चैप्टर 9 यह सहायक नियम 616 से 631 तक विस्तृत है। इसमें ऋण एवं पेशगियां लोन एंड एडवांस के बारे में बताया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत अनुभाग सेक्शन 1 से लेकर के अनुभाग सेक्शन 4 तक पढ़ेंगे। इसमें अनुभाग सेक्शन 1 देखते हैं, सामान्य परिचय आहरण एवं भुगतान, इसके बारे में बताया गया है। यह सहायक नियम 616 से 619 तक विस्तृत है। इसमें जो निहित बातें हैं देखते हैं। यह नियम उन विभिन्न वर्गों के कर्जों एवं पेशगियों को लागू होंगे जो राज्य शासन द्वारा ऋण, पेशगियों एवं वापसी शीर्षों के अधीन किए जाते हैं। कौन से शीर्ष के अधीन किए जाते हैं? ऋण, पेशगियों एवं वापसी के अधीन जो है किए जाते हैं, उस वर्ग को यह लागू है। आहरण किस प्रकार से स्वीकार किया जाएगा कि ऋण एवं पेशगियों को कोषालय से आहरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति हस्ताक्षर संसूचित किया जाना चाहिए। अब आहरण किस प्रकार से स्वीकार होगा, इसमें बताया गया है कि सक्षम जो प्राधिकारी है, जो गेजेट ऑफिसर है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रति हस्ताक्षरित हो या संसूचित हो, इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर भुगतान किस प्रकार से होगा, इसमें देखते हैं विविध भुगतानों को साधारण पावती प्रपत्र CGTC 76 में आहरित किए जा सकते हैं। अब आहरण के लिए कौन सा प्रपत्र है? CGTC 76। इसमें जो है भुगतान को आहरित किए जा सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। फिर अनुभाग सेक्शन 2, इसमें विभिन्न वर्गों के ऋण एवं पेशगियों को लागू विशेष नियम के बारे में बताया गया है। जो विभिन्न वर्ग हैं उनको विशेष जो नियम है लागू है, वे कौन से विभाग है? नगर पालिका इत्यादि को ऋण, ये सहायक नियम 620 में है। इसमें जो निहित बातें हैं देखते हैं, महालेखाकार से इस आशा का प्रमाण पत्र की ऋण हेतु राशि उपलब्ध है के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाएगा। जब तक महालेखाकार से इस आशा का प्रमाण पत्र न प्राप्त हो जाए कि ऋण की राशि उपलब्ध है कि नहीं है, तब तक जो है ऋण को स्वीकृत नहीं किया जा सकता। जब महालेखाकार से प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए कि ऋण की राशि उपलब्ध है, तभी जो है ऋण को स्वीकृत किया जाएगा। इस प्रकार का जो नियम है वह 620 में बताया गया है। फिर देखते हैं अनुभाग सेक्शन 3, यह राजस्व पेशगियों के बारे में बताया गया है। यह सहायक नियम 621 से 623 तक विस्तृत है। इसमें जो निहित बातें हैं, राजस्व अधिकारियों को या राज्यपाल के विशेष आदेशों के अधीन ऋण देने की अनुमति है। अर्थात क्या कहता है, राजस्व अधिकारियों को या राज्यपाल के विशेष आदेशों के अधीन, यदि राजस्व के अधिकारी के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा यदि कोई आदेश दिया गया है तो ऋण देने की अनुमति होगा। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। फिर देखते हैं अनुभाग सेक्शन 4, लेखा एवं प्रपत्र। यह सहायक नियम 624 से 631 तक विस्तृत है। इसमें जो बातें नहीं थे देखते हैं, धन ऋण ज्ञापन, राजस्व विभाग पत्रक, विशेष कानूनों के अधीन पेशगियां, विभागीय प्रयोजनों हेतु अग्रिम, शासकीय सेवकों के खाते पर अग्रिम, अन्य ऋण एवं अग्रिम। ये जो लेखा प्रपत्र है इसके बारे में ये सहायक नियम 624 से 631 में है। इसमें प्रपत्र और लेखा के बारे में बताया गया है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अध्याय 10 में देखेंगे। अध्याय चैप्टर 10, यह सहायक नियम 632 से 689 तक विस्तृत है। इसमें संचित निधि तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों का अंतरण, ट्रांसफर फॉर मनी स्टैंडिंग इन द कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट के बारे में बताया गया है। यह अनुभाग सेक्शन 1 से लेकर के अनुभाग सेक्शन 3 तक विस्तृत है। अनुभाग सेक्शन 1 में देखते हैं प्रारंभिक जो है सहायक नियम 632 से 635 तक बताया गया है। इसमें जो निहित बातें हैं, अंतरणों के प्रकार, राज्य की संचित निधि तथा राज्य के लोक लेखा में जमा धन राशियों के अंतरण तथा प्रेषण निम्न 2 प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार से? करेंसी के माध्यम से और दूसरा है सिक्कों तथा नोट के माध्यम से। यह बताया गया है इस अनुभाग में। उसी प्रकार से दूसरा अनुभाग जो सेक्शन है उसमें करेंसी चेस्ट के माध्यम से अंतरण के बारे में बताया गया है, ट्रांसफर बाई करेंसी चेस्ट। यह सहायक नियम 636 से 642 तक विस्तृत है। इसमें जो बातें नहीं थे देखते हैं, जमा धन राशियों का अंतरण तथा प्रेषण
कहाँ कहाँ होता है, बैंक कोषागार, और दूसरा है गैर बैंक कोषागार। इन दोनों में जो है अंतरण किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जो अनुभाग सेक्शन 2 है उसमें दिया गया है। फिर अनुभाग सेक्शन 3, इसमें सिक्कों एवं नोटों का प्रेषण, रिमिटेंस ऑफ कॉइन एंड नोट्स, यह सहायक नियम 643 से 689 तक विस्तृत है। इसमें जो बातें निहित है देखते हैं। इस अनुभाग में सिक्कों, अप्रचलित सिक्के, नोटों के प्रेषण एवं अधिकारियों के कर्तव्य, रेल मार्ग के लिए विशेष नियम, भाड़े का भुगतान, परिवहन के बारे में बताया गया है। अध्याय चैप्टर 11, यह सहायक नियम 690 से 736 तक विस्तृत है। इसमें शासन के माध्यम से अन्य प्रेषण, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेषण, अदर रेमिटेंस थ्रू गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेमिटेंस, इसके बारे में बताया गया है। इसमें जो निहित बातें हैं उसको सारगंभिक रूप से देखेंगे कि क्या है इसमें। इस अध्याय को 6 अनुभागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्यतः कोषागार अधिकारियों के मार्गदर्शन है, जो शासकीय अधिकारियों को तथा अन्य विभाग व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशियों का प्रेषण करने के लिए कोषागारों में किए जाने वाले भुगतानों तथा आहरणों से संबंधित कार्यवाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुविधा जैसे तार अंतरण ड्राफ्ट प्रदत्त की गई है के बारे में बताया गया है। अध्याय चैप्टर 12, यह सहायक नियम 737 से 830 तक विस्तृत है। कार्यपालक अनुदेश, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें जो बातें निहित है उसको देखते हैं। इस अध्याय को 6 अनुभागों में बांटा गया है। कितने अनुभाग में? 6 अनुभाग में, जिसमें मुख्यतः क्या क्या है, शासकीय सेवकों के मार्गदर्शनार्थ प्रेरित है। जैसे कि हमने 11वां जो अध्याय था उसमें देखे कि कोषालय अधिकारियों को क्या था उसमें मार्गदर्शन के लिए दिया गया था उसमें। उसी प्रकार से जो 12 अध्याय है उसमें शासकीय सेवकों के लिए मार्गदर्शनार्थ प्रेरित है। ये इसमें बताया गया है जो कोषागार शेष पर नियंत्रण संबंधी मामलों, करेंसी चेस्ट तथा उससे संबंधित अन्य लेन देन के लिए कोषागारों तथा उप कोषागारों के प्रभारी हैं से संबंधित है।